हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको बताने जा रही हूँ। मैं आरोह किताब से हिंदी में पहलवान की ढोलक नामक पाठ जो आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसके कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसे देखें। सबसे पहले प्रश्न देखिए कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। आप हमारी इस होम स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, इसको देख सकते हैं। पहला है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, कहानी के दृश्य में ये दिखाया गया कि लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसका पहलवान बनना। लुट्टन बिना गुरु के कुश्ती सीख गया और उसने किसी भी गुरु से कोई शिक्षा नहीं ली। लुट्टन पहलवान ने ऐसा किया कि वो ढोलक की आवाज पर ही अपने दांव पेच सीखता था। लेकिन जैसे जैसे नए राजकुमार विलायत से आते ही राजा साहब के स्थान ले लिया। अब दंगल के स्थान पर घोड़े की रेस ने ले लिया और लुट्टन को राज दरबार से निकाल दिया गया, अर्थात उसकी राज दरबार में कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जबकि लुट्टन इतना बढ़िया कमाल का पहलवान था क्योंकि उसको कुश्ती के दांव पेच बहुत अच्छे से आते थे और उसने ये दांव पेच ढोलक से निकली हुई ध्वनि के द्वारा सीखा था। प्रश्न नंबर 2, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। मेरा गुरु कोई नहीं है, यही ढोल है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोलक की आवाज से सीखे थे। ढोल से निकली हुई प्रत्येक ध्वनि उसे दांव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी, क्योंकि जैसे ही ढोलक की आवाज उसके कानों में आती और उसकी आवाज सुनकर जैसे ही धिना धिन 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 अर्थात उसको समझ में आ जाता कि ढोलक की ध्वनि कहती है चित करो, और लुट्टन धड़ाधड़ पहलवानी करने लग जाता था। आइए अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। उत्तर डालेंगे और देखेंगे कि ढोलक की आवाज से जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो ढोलक की आवाज से रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक जो थी एक ललकार चुनौती देती थी। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी ढोलक की आवाज सुनकर। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता था, अर्थात उन्हें सामने दंगल का नजारा नजर आने लगता था और वे अपनी पीड़ा, महामारी की पीड़ा, भूख से बिलबिलाती अपनी दुख को भूल जाते थे और खुशी खुशी मौत को गले लगा लेते थे। जैसे ही पहलवान की जब ढोलक
बसती थी और आवाज उन मरते गांव वालों के कानों में पड़ती थी तो वो खुशी से अपनी सारी पीड़ा भूल जाते थे। उनको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती थी, उनमें शक्ति आ जाती थी अपनी तकलीफ को झेलने की और वो खुशी से मृत्यु को गले लगा लेते थे उस ढोलक की आवाज को सुनकर। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर देखेंगे कि गांव में महामारी के समय सूर्योदय होते ही लोग गिरते पड़ते और कराहते हुए अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे को सांत्वना देते थे, अपने पड़ोसियों से मिलते थे, उनके दुख को कम करने के लिए उनसे बात करते थे। किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता था सब लोग पुनः अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे। सन्नाटा छा जाता था, आवाज बिल्कुल नहीं आती थी, उनके बोलने की शक्ति भी नहीं रह जाती थी, क्योंकि सब अपने गम में डूब जाते थे और अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे। आइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। इस आधार पर कला से जीवन के संबंध को स्पष्ट करिए। देखिए, इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि गांव में जिस समय महामारी फैली हुई थी, लोगों के घर में हर व्यक्ति परेशान था, हर व्यक्ति के घर में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हुई थी, लोग अपने दुख से दुखी थे, लेकिन जहाँ पर वो ढोलक की आवाज़ सुनते थे उनका दुख कम हो जाता था। इससे ये तात्पर्य है कि ढोलक संगीत कला का अनिवार्य वाद्य यंत्र है। इसकी थाप हमारे मन में उत्साह का संचार कर देती है। कला के साथ जीवन का गहरा संबंध है। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों दूसरी कहानी हमारी नमक है, जो आपकी परीक्षा में आ रही है और इसकी लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। इनकी कहानी नमक है। इसके जो प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जिस पे हमने टिक पेन से लगा रखा है, आइए उनके उत्तर देखते हैं रिवीजन तौर पे। अब आप इसको याद तो कर ही चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार दोहरा लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? पहला क्वेश्चन आपने देखा कि शफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए क्यों मना कर दिया। तो उत्तर देखिए, शफिया के भाई ने नमक की पुड़िया भारत ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि यह गैर कानूनी कार्य था। पाकिस्तान से लाहौरी नमक भारत ले जाना प्रतिबंधित था। प्रश्न नंबर 2, नमक की पुड़िया को ले जाने के संबंध में शफिया के मन में क्या द्वंद्व था? मतलब ये प्रश्न है, ये हमें ये बताता है कि नमक की पुड़िया के बारे में शफिया जो थी वो असमंजस में थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। शफिया नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सोच नहीं पा रही थी। उसके मन में ये द्वंद्व था कि प्यार के
इस तोहफे यानी नमक की पुड़िया को वह चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाए, उन्हें बता कर ले जाए कि वह नमक की पुड़िया लिए जा रही है। प्रश्न नंबर 3, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा था, मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। तो प्रस्तुत ये जो प्रश्न हमारा है, इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार के उद्गार इस सामाजिक यथार्थ यानी कि सत्यता का संकेत करते हैं और विस्थापन का दर्द प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर कष्ट देता है। जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपना सब को छोड़कर विस्थापित होता है दूसरी जगह, उसको इस दुख का दर्द जीवन भर सताता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों से इसकी पुष्टि करिए। मानचित्र पर एक लकीर खींच लेने पर यह जमीन और जनता बट नहीं जाती है, क्योंकि वो मानचित्र पर ही एक लकीर खींची जाती है और केवल मानचित्र पर खींची जाने वाली लकीर या जमीन पर खींची जाने वाली लकीर लोगों के दिलों पर नहीं खींची जाती। लोगों के दिल एवं भावनाएं इस लकीर को नहीं मानते हैं, क्योंकि मानचित्र पर एक लकीर खींच लेने पर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। नमस्कार बच्चों, ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा है बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं जल्दी ही अगली वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।